हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमनीफाई। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमारा कंपनी का रूल आज की क्लास के साथ में ओवर हो जाएगा। हमने अपनी कंपनी के रूल को स्टार्ट करा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, और आज ये हमारा वही चार्टर एक्ट का फाइनल चार्टर एक्ट रहेगा, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853, राइट। तो हमने एक चीज पढ़ी थी जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था 1773 का, कि वहां पे क्या हुआ था, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, इतना आपको याद है। और एक और पॉइंट उसमें ऐड करा गया था कि जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेंगे उनको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की उनके लिए काउंसिल फॉर्म की गई थी। उस काउंसिल को हम लोग बोलते थे गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या करा गया, जो आपका चार्टर एक्ट की सीरीज का आखिरी चार्टर एक्ट है 1853 का, इसमें क्या करा गया, पहली बार इस एक्ट में जो आपकी गवर्नर जनरल की काउंसिल थी ना, उनके कामों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक दे दिए गए उनके लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ठीक है, एक विंग बना दी गई कि ये क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव फंक्शंस है। ठीक है, और दूसरी विंग क्या बना देगी, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की। अब ये कौन से फंक्शंस होते हैं, देखो, अगर कोई लॉज बनाते हो, ठीक है, कुछ फ्रेम करते हो, कुछ रूल फ्रेम करते हो, तो ऐसे कामों को हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ठीक है, पर अगर उन्हीं लॉज को आगे इंप्लीमेंट करवाना है, फॉर एग्जांपल आपने लॉ बनाया कि 10 बजे के बाद कोई भी यहाँ पे बाहर खड़ा नहीं होगा, तो ये लॉ है। तो ये लॉ कौन सी विंग करती है, ये करती है आपकी लेजिस्लेटिव विंग। ठीक है, तो ये कौन सा काम हुआ, आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन हुआ। लेकिन उसी लॉ को इम्प्लीमेंट करना, कि उन लोगों को बताना कि इस काम को आप करो, ठीक है, उसको असल में लागू करना, जो आपने रूल बनाया है कि 10 बजे के बाद ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ठीक है, तो पहली बार इस एक्ट में क्या करा गया, इस एक्ट में जो आपकी गवर्नर जनरल की काउंसिल बनी थी, उनके कामों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और बोला गया दिस इज द लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द काउंसिल, और ये रहेंगे उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। और जो लेजिस्लेटिव विंग रहेगी उसमें आपके इंडियंस को अलाउ करा गया, लेकिन एग्जीक्यूटिव में इंडियंस को परमिशन नहीं दे गई। अब हुआ क्या, जो आपकी लेजिस्लेटिव फंक्शंस वाली विंग बनी थी, इसको बोला गया गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जो क्या करेगी, जो लॉज वगैरह को फ्रेम करेगी, राइट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते थे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, इंडियंस को भी परमिशन मिल गई थी यहाँ पे मेंबर बनने की। ठीक है, क्या करा गया कि 6 न्यू मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करा गया कि अब भाई अब 6 न्यू मेंबर्स और ऐड होंगे यहाँ पे। ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा, उन जो नए 6 मेंबर्स इस काउंसिल में ऐड होंगे उनको बोला जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसलर्स टू दी काउंसिल। समझ में आ गया, ओके। अगला फीचर क्या है, देखो, अगला फीचर है कि आपका जो ओपन कंपटीशन था, ठीक है, ओपन कंपटीशन का जो सिस्टम था सिविल सर्वेंट्स को लेके, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया। पिछले वाले एक्ट में क्या था कि जो आपके सीओडी थे वो क्या कर रहे थे, उनके अगेंस्ट चले गए थे इस काम के, तो उस प्रोविजन को क्या करना पड़ा था, रद्द करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या करा गया, इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन, ओपन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, उनको चुनने के लिए, सिविल सर्वेंट्स को चुनने के लिए ओपन सिस्टम करा गया। और जो कोऑर्डिनेटेड सर्विस थी, कौन सी सर्विस होती है ये, जो कि हायर सर्विस होती है, जो लॉ के हिसाब से बनती है। ठीक है, जो जिनको मतलब बहुत अहमियत दी जाती है, ठीक है, जिनको बहुत बड़ा माना जाता है, उन सर्विसेज को, उन सिविल सर्विसेज को हम लोग बोलते थे कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज। तो इन सर्विसेज में पहले इंडियंस को आना जो था ना, वो मना होता था कि आप इंडियंस इसका हिस्सा नहीं बन सकते हो। ये बड़ी बड़ी पोस्ट, ये बड़ी बड़ी पोजीशंस कौन ले सकते हैं, सिर्फ अंग्रेज लोग ही ले सकते हैं, कि यू इंडियंस आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन दैट। ठीक है, तो हम लोगों को परमिशन नहीं होती थी। बट इस एक्ट ने क्या करा कि जो आपके इंडियंस थे उनको बोला गया कि अब आपके लिए ओपन कंपटीशन है, आप भी दो इसका एग्जाम दो। पहले क्या होता था कि नहीं, सिर्फ यही लोग देंगे, लेकिन फिर एक कमेटी बनती है, मैकेले कमेटी बनती है, जो किस लिए बनती है, आपकी इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए बनती है। इस कमेटी ने कहा कि अब मेरिट के बेस पे आप लोग ऑफिसर्स को चुनो, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को चुनो, यही नहीं कि वो अंग्रेज है तो उसको आप प्रेफरेंस दे रहे हो, नो, अब आप क्या करो, मेरिट के बेस पे क्या करो, सिविल सर्वेंट्स को चूज करो। और ये कमेटी कब अपॉइंट की गई थी, 1854 में। और इसका नाम मैकेले कमेटी क्यों है, क्योंकि इनके चेयरमैन के नाम से ये जो है वो कमेटी का नाम फॉर्म किया गया है। समझ में आ गया, मैकेले क्या थे, चेयरमैन थे इस कमेटी के, इसलिए बोला गया कि उनकी कमेटी है जो किस लिए बनी है, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए बनी है। अब पेपर में क्वेश्चन कहां से आएगा, देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ किस एक्ट के अंदर जो आपकी गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको डिवाइड करा गया, उसके फंक्शंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया, तो वो कौन सा एक्ट है, 1853 का एक्ट है, राइट।
और क्या करा गया कि बताओ 6 न्यू मेंबर्स जो बने थे आपके इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो एडिशन हुआ था, जो ये बनी थी ना लेजिस्लेटिव विंग का जो नाम पड़ा था आगे जाके, किस एक्ट के तहत आई थी, तो ये आई थी आपकी 1853 के अंदर। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक और पॉइंट है यहाँ पे देखो कि जो ये वाली थी ना आपकी गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो ये विंग थी, जो उनका ये एक हिस्सा था काउंसिल का, ये मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने लग गया। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में रूल्स बनते हैं, ठीक है। तो जैसे ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट वर्किंग करती थी, जैसे वो अपने फंक्शंस निभाती थी, इन द सेम वे ये भी ऐसे फंक्शनिंग करने लग गई, इसलिए इसको बोला गया, इस विंग को बोला गया, इस काउंसिल को बोला गया मिनी पार्लियामेंट। तो अगर आपको पूछा जाए कि मिनी पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया था, तो वो आया था आपका 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर। समझ में आया। और पहली बार क्या किया गया कि जो आपकी लेजिस्लेशन है ना, जो आपके रूल्स बनते हैं ना, रेगुलेशंस फ्रेम होती हैं, इनको गवर्नमेंट का एक स्पेशल फंक्शन जो था वो माना जाने लगा, ठीक है। इसके लिए स्पेशल मशीनरी का इस्तेमाल करा गया। समझ में आ गया। ओके ओके। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि देखो अब जो चार्टर एक्ट आते थे, क्यों आते थे, ये बताते थे कि कंपनी का कितना टाइम इंडिया में बचा है, ठीक है, कितना टाइम कंपनी इंडिया में जो है वो काम कर सकती है। कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस को खत्म कर दिया गया था, उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो था वो बना दिया गया था। बट यहाँ पे भी बोला गया कि ठीक है, कंपनी को हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, कंपनी यहाँ पे काम कर सकती है, जो यहाँ पे टेरिटरीज है उसको जो है वो रेगुलेट कर सकती है, उन पे अपना पोजेशन रिटेन कर सकती है ऑन द बिहाफ या ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। बट कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा कि कितने और टाइम तक, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 20 साल तक, कितने और सालों तक जो कंपनी है वो यहाँ पे जो है वो अपना काम कर सकती है। तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि जब इस एक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं है, कंपनी को बताया ही नहीं गया कि कब तक आप और यहाँ पे काम कर सकते हो, तो सिर्फ इसका एक ही मतलब है कि कभी भी, जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे, जब भी उसका मन करा, जब भी उसके दिल में आया, उसको सपना आया रातों रात की, ठीक है हमें अब इनका काम यहाँ पे खत्म करना है, तो कभी भी उठ के क्या कर सकती है, आपकी कंपनी के रूल को टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट को याद रखना, मैंने उस दिन भी बताया था कि आप लोग ये मत करना कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं तो उसको आप लोग कैंसिल आउट कर दो, नो। अब देखो टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, अब ये एनी वर्ड आपको बड़ा एक्सट्रीम लग रहा है, बट इफ यू नो, अगर आपको पता है कि एक्ट में दिया गया है, देन यू पीपल आप मिस्टेक नहीं करोगे आगे जाके इन द फ्यूचर, राइट। तो क्या बोला गया, क्योंकि इस एक्ट में एक्सटेंशन दी गई, एक्सटेंड करा गया, कंपनी जो है वो और यहाँ पे अपना दिखा सकती है, रिटेन कर सकती है पोजीशन, बट कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा गया कि 20 सालों तक कंपनी यहाँ पे रुकेगी, 10 सालों तक, 1 साल तक। तो इसका हम साफ मतलब निकाल सकते हैं कि जब भी पार्लियामेंट का दिल करा, जब भी पार्लियामेंट चाहेगी, वो कंपनी के रूल को यहाँ पे इंडिया में कभी भी क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी, खत्म कर देगी, काम तमाम उसका कर देगी, राइट। ओके। अब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ लोकल रिप्रेजेंटेशन इन किसमें, देखो इसका मतलब है इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो आपकी ये बनी थी ना। अब इसमें बोला गया कि जो 6 मेंबर होंगे ना, मैं आपको बताया था कि इन्होंने बोला कि और 6 मेंबर लेके आओ, ठीक है, और 6 मेंबर्स को ऐड करो। अब इन 6 में से जो 4 मेंबर होंगे ना, वो लोकली जो है नॉमिनेट होके आएंगे। कहाँ कहाँ से आएंगे, वो आएंगे आपके मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा की प्रोविंसेस से। इसको अब याद कैसे करोगे, MBBA। देखो हम लोग वैसे MBA करते हैं, लेकिन क्योंकि हम अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये लोग ना हर चीज को बढ़ा चढ़ा के करते थे। हम क्या करते हैं, हम करते हैं MBA, राइट। तो ये क्या करते थे, हर चीज को बढ़ा चढ़ा के करते थे, बढ़ा चढ़ा के, बढ़ा बी निकल रहा है ना, बढ़ा चढ़ा के, तो बी को डबल कर दो, क्या कर दो, बी को डबल कर दो, बी को स्क्वायर दे दो, तो बन गया MBBA। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, इन 4 जगह से, इन 4 प्रोविंस से लोकली क्या होके आएंगे, 4 लोग चुन के आएंगे, जो कि इन 6 मेंबर्स का हिस्सा बनेंगे। और बाकी के जो 2 मेंबर्स होंगे उनको क्या कर सकते हैं, यहाँ की खुद से जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। समझ में आ गया, ब्रिटिश खुद से जो है इनको अपॉइंट कर सकते हैं, बट 4 लोगों को तो क्या देना पड़ेगा, लोकल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि बताओ कौन से एक्ट के तहत जो लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस करा गया था इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, देन यू पीपल कैन टेल, आप बता सकते हो कौन से में, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर। तो एक फीचर आपको इसका याद हो गया होगा, उम्मीद यही है मेरी आपसे, ठीक है।
ये मैंने बोला कि इंडियंस को अलाउड कर दिया गया था, राइट। इसमें इंडियंस को अलाउ नहीं करा गया था। और ये जो डिवीजन बनी है ये किसमें से निकल के बनी है, आपकी गवर्नर जनरल की काउंसिल में से ही ये फॉर्म अप हुई है, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। इसी के साथ हमारा क्या होता है, कंपनी का रूल यहाँ पे एंड होता है। अब हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे अपना क्राउन का रूल होगा क्या। अब इसके बाद भी चार्टर एक्ट ही आना था, बट बीच में प्रॉब्लम क्या हो गई, इनको बोला गया था कि तुम लोग कुछ भी उल्टा सीधा मत करना कंपनी, वरना हम 1 सेकंड नहीं लगाएंगे आपको यहाँ से खत्म करने के लिए, ठीक है। बट ये लोग नहीं सुधरे और इनके खिलाफ 1857 में जो है वो रिवॉल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब आगे अपना कंट्रोल कौन ले लेगा, यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा आपका ब्रिटिश क्राउन का। और इसके बाद जो भी एक्ट होगा वो किसके अंडर में, मतलब जो डायरेक्ट कंट्रोल में आएगा वो आपका कहलाया जाएगा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आया हुआ। तो यहाँ पे हम कंपनी के रूल को एंड करते हैं इसी क्लास के साथ में, इसी एक्ट के साथ में आगे बढ़ेंगे क्राउन के रूल के साथ में। और क्राउन का रूल करते करते हमें मिल जाएगी आजादी, आजादी हो जाएगी और उसके बाद हम अपने इस चैप्टर को खत्म करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बाहर निकल के हम प्रॉपर प्योरली पॉलिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम आगे प्रीएम्बल करेंगे, फंडामेंटल राइट्स करेंगे, साइलेंट फीचर्स करेंगे और भी बहुत कुछ, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी चीजें जो है हम लोग आगे कवर अप करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी बॉडीज को पढ़ेंगे। तो आप एक काम करो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, राइट। मिलेंगे नई क्लास के साथ में, तब तक कोई भी डाउट है, किसी चीज के भी रिगार्डिंग डाउट है, वन मोर थिंग, हम लोग एमसीक्यूज भी सॉल्व अप करने वाले हैं। ये नहीं कि रेंडमली कोई हमने एमसीक्यू उठा लिया, नो, हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, वो वाले एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपका अच्छे से जो है पॉलिटी के ऊपर होल्ड हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So guys, thanks for watching and thanks for listening. Bye.